कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारी डीजेइंग है वो हिप हॉप के बाद ही है, क्योंकि ये बाद हुई उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले दे वर जस्ट प्लेइंग म्यूजिक। प्लेइंग। उन्होंने एक टर्म कॉइन करी जिसका नाम था डिस्क जॉकी। अगर उन्होंने उस समय ऑटली इंग्लैंड के इस लोयल ऑर्डर ऑफ एंशिएंट शेफर्ड के जो सोसाइटी थी, वहां उनका जो रूम था, फंक्शन रूम था, उसमें इन्होंने प्ले किया था। और हो वो गया। म्यूजिक पे और ज्यादा कंट्रोल ला पाए। दैट इज कॉल्ड, वो क्या इन्वेंशन थी, दैट इज कॉल्ड मिक्सर्स। सॉक ऑफ पार्टीज के बारे में अगर पहले डिस्कस किया जाए तो सॉक ऑफ पार्टीज एक्चुअली जो हुड में ब्रॉन्क्स के या किंगस्टन जमाइका के हुड में जो पार्टीज हुआ करती थी। तो क्या हाल चाल तगड़े हो? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वेल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्युष ज्वेल एंड दिस इज अक्षित ज्वेल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। आज हम आपके लिए हमारा सेकंड एपिसोड लेके आए हैं गाइस, जो हमारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हम करते हैं। एंड हमने पहला एपिसोड तो ऑलरेडी हम शूट कर चुके हैं, दैट इज ऑन हिस्ट्री ऑफ हिप हॉप के बारे में। आज हमने, जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपसे वादा करा था कि इस एपिसोड में हम लोग अपने फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे, राइट भाई? सो फर्स्ट एलिमेंट को हम पिक करने वाले हैं, और एज यू ऑल नो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट हिप हॉप का है, जो रहा है, दैट इज डीजेइंग। तो आज हम डीजेइंग के ऊपर बात करेंगे, और डीजेइंग के ऊपर हम जितना हमने कोशिश करी है कि हम जितना ज़्यादा हम कवर कर सके, हमने कवर करने की कोशिश करी है। एंड हम जितना कुछ रिसर्च करके ला सके आप में, तो हमने पूरी अपनी कोशिश करी है कि हम उसमें आपको थोड़ी उसकी हिस्ट्री भी बताएं, कैसे वो ग्रो, क्या क्या चीज़ें उसमें होती गई जिसकी वजह से आज वो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बन गई है गाइज, राइट? सो गाइज, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड अगर नहीं देखा है, या आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हम उस लास्ट वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे। आप वहां से हमारा पहला एपिसोड देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा, या आप नए हैं हमारे चैनल पे, राइट? एंड हमारे जितने भी वीडियोस हैं और जो ये नॉलेजेबल वीडियोस हैं, ये हमारी प्लेलिस्ट है एक अलग, उसमें आपको सारे अवेलेबल मिल जाएंगे, राइट? ये भी और अपकमिंग के भी, और इससे पहले भी जो हमने बनाया था। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करें। एंड तो चलिए फिर डीजेइंग पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर डीजेइंग की बात करें तो सबसे पहले एक आती है डीजेइंग की डेफिनेशन। तो भाई देखिए, कहीं ना कहीं वो डेफिनेशन आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं, है तो ना? गाइस, अगर बुक डेफिनेशन की बात करें तो डीजेइंग इज एन एक्ट ऑफ प्लेइंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड म्यूजिक फॉर अ लाइव ऑडियंस। यस। तो गाइज, होता क्या है कि अगर कोई भी एक ऐसा बंदा जैसे कि जो कि किसी भी डिस्कोथेक में या किसी भी लाइव ऑडियंस के लिए अगर वो म्यूजिक बजा रहा है, चाहे वो सिंपल म्यूजिक के डीजे, अगर हम जैसे शादियों में भी देखते हैं, वो भी डीजे ही कहलाता है एक तरीके से। बिल्कुल। ही इज नॉट अ प्रॉपर डीजे, क्योंकि वो किसी तरह इंस्ट्रूमेंट में नहीं कर रहा है, पर फिर भी उसे डीजे कहते हैं क्योंकि वो लाइव ऑडियंस के लिए म्यूजिक बजा रहा होता है। यस यस। तो एक्चुअल में ये डीजे की डेफिनेशन है, ये बुकिश डेफिनेशन है। हाँ, मतलब वही कह सकते हैं हम कि जैसे डीजे को आप कहीं ना कहीं लाइव लोगों के सामने आप प्ले करना, डिस्कोथेक्स में जैसे आप देखते हैं कि डीजे आते हैं, प्ले करते हैं, लाइव म्यूजिक प्ले करना, दैट इज आपका जो हमारा डीजे होता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं डीजे की डेफिनेशन तो आ गई, अब थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं, है ना? कि हिस्ट्री क्या रही है डीजेइंग की। अब आपको देखिए यार, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारी डीजेइंग है वो हिप हॉप के बाद ही है, क्योंकि ये एक हिप हॉप का एलिमेंट है, राइट? तो सबको, और वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, सही भी है अपनी अपनी जगह। हिप हॉप अगर हम देखें तो हिप हॉप 70s में शुरू हुआ था। और जब हम हिप हॉप की बात करते हैं ना, तो हिप हॉप का एक एलिमेंट डीजेइंग आ जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से हमें लगता है कि डीजेइंग इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, और वो तभी स्टार्ट हुई। पर ऐसा था नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था कि आपके 30s 40s में भी जो डीजेइंग थी वो यूरोप साइड में बहुत ज्यादा वो हो रही थी, मतलब बढ़ रही थी, इवॉल्व हो रही थी। देखिए, छोटा सा एक डिफरेंस बस ये रहा है कि हमारा जब हिप हॉप आया, राइट, तो उसके बाद डीजेइंग में मतलब बहुत सारी चीजें जुड़ती गई। जैसे कि 30s 40s 50s में क्या हो रहा था, बस डीजेस क्या करते थे, अच्छे अच्छे रिकॉर्ड, फेमस रिकॉर्ड्स को प्ले करा करते थे, और ज्यादातर कुछ क्रिएट नहीं करते थे। दे वर जस्ट प्लेइंग म्यूजिक फॉर द लाइव ऑडियंस। और ज्यादातर जो डीजेस हुआ करते थे स्टार्टिंग में 30s 35 में, वो एक्चुअली रेडियो में एज अ जॉकी काम किया करते थे, और वहां पर म्यूजिक बजाया करते थे अपनी रेडियो ऑडियंस के लिए। तो वो प्ले करते थे। पर
जब हिप हॉप आया आफ्टर 70s क्या हुआ कि प्ले तो हो रहा था पर साथ साथ कहीं ना कहीं उस नया म्यूजिक भी क्रिएट करा जा रहा था, कई बार लाइव भी एंड ऑन स्टूडियोज भी, और अलग अलग चीजों की मतलब जिसे कहते हैं नई नई चीजें भी उभरने लग गई थी और नया म्यूजिक क्रिएट होने लग गया था। नए with the help एलिमेंट्स of आ रहे DJing. थे डीजेइंग के अंदर भी, नए नए जी, जी, एलिमेंट्स, नई नई टर्मिनोलॉजीज आ चीज आ रही रही थी, थी, जैसे yes. क्यूइंग हो गई, बीट मैचिंग हो गई, यस, आपकी स्क्रैचिंग हो गई। तो Scratching ये हो नई नई गई। चीजें ना हिप हॉप के आने के बाद ही हुई। बात हुई उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले दे वर जस्ट प्लेइंग म्यूजिक, Playing दे वर music. नॉट वेरी creative with the turntables. Actually, they are not creating any music. They are Creating not creating any music. They are just playing the old music, the Old old music. records, which is already been made and which are very famous. Yes. That's the DJ is playing at Yeah. that time. So उस समय ये हो रहा था एंड आफ्टर हिप हॉप उसमें चीजें क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई, म्यूजिक बनना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए हमने अपने ये पूरे वीडियो को हमने कहीं ना कहीं दो पार्ट में इसे डिवाइड करा है। एंड पहला है प्री हिप हॉप हिस्ट्री और एंड दूसरा सेकंड है पोस्ट हिप हॉप हिस्ट्री। यस। तो हमने दो पार्टों में इसे डिवाइड करा है और हम इसे दो एपिसोड्स में करेंगे जिससे हम दोनों को बैलेंसली तरीके से समझा पाए कि पहले क्या हुआ, हिप हॉप से पहले किस तरह डीजेइंग चल रही थी एंड हिप हॉप आने के बाद और जब वो इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट बना तब कैसे डीजेइंग और बढ़ती गई। इसमें हम कुछ ऐसे पायनियर्स के बारे में बात करेंगे प्री हिप हॉप, जिन्होंने मतलब किसने कॉइन किया, कौन कहाँ काम कर रहा था, कौन से डिस्कोटेक खुले, यूरोप में क्या काम चल रहा था, अमेरिका में क्या कैसा चल रहा था, इवन जमाइका में क्या, किंगस्टन जमाइका में क्या था। तो हम इस चीज के बारे में पूरा इस वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। यस। सो चलिए गाइस, सबसे पहले अब हम प्री हिस्ट्री की तरफ चलते हैं भाई, है ना। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखिए वैसे तो 30s में बहुत सारी चीजें हो रही थी पर हमने मेजर चीजें पिक करी हैं जिनके वजह से कहीं ना कहीं चेंजेस आने स्टार्ट हुए, राइट। एक जिसे कहते हैं ना कि ऐसी कुछ चीजें होना जिसके वजह से आपका एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ डीजेइंग में, कहीं ना कहीं चीजें इवॉल्व होनी स्टार्ट हुई। तो हमने उन पॉइंट्स को लिया है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1935 की। 1935 में दोस्तों क्या हुआ कि हमारे एक अमेरिकन रेडियो कॉमेंटेटर थे जिनका नाम था वॉल्टर विशल, राइट। उन्होंने एक टर्म कॉइन करी जिसका नाम था डिस्क जॉकी। और वो किसको करी उन्होंने मार्टिन ब्लैक को, जो टू डिस्क्राइब द रेडियो अनाउंसर। एक्चुअली क्या था कि जो मार्टिन ब्लैक थे उस समय वो बहुत फेमस रेडियो अनाउंसर थे, राइट। तो वो इतने फेमस हो गए थे कि हमारे जो कमेंटेटर थे, जो अमेरिकन रेडियो कमेंटेटर थे वॉल्टर विशल, उन्होंने फिर उनको एक टर्म दिया दैट इज कॉल्ड डिस्क जॉकी, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, इन शॉर्ट AKA डीजे, राइट। तो गाइज मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा। वैसे जो जॉकी वर्ड यूज किया जाता है, जॉकी इज समवन हु कंट्रोल द हॉर्स, जो दौड़ाते हैं या रेसिंग में उन्हें जॉकीज कहा जाता है। तो एक्चुअली दे हैव कंट्रोल ओवर द हॉर्स। अगर उसे कुदाना है, कैसे, क्या, कहाँ पर, तो इस चीज का जॉकी, तो उन्होंने ना जॉकीज काम क्या कर रहे थे, वो म्यूजिक बजा रहे थे, तो उनका पूरा कंट्रोल था उस सिस्टम के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने वहां पर उसको डिस्क जॉकी का नाम दिया। यस, कहीं ना कहीं जैसे भाई ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे आप घोड़ों को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो ना, आप उनको चलाते हो। आप वहां पे ओनर हो, आप ओन कर रहे हो और आप उन्हें डायरेक्शंस दे रहे हो। इन द सेम वे यहाँ पे जो हमारे डिस्क जॉकीज थे, जो डीजेस थे, वो कहीं ना कहीं जो डिस्क है उसको डायरेक्शन वो दे रहे थे। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्क जॉकी, राइट भाई, है ना। और तो एक ऑडियंस के लिए बजा रहे थे वो गाना। यस। तो गाइस अब ये तो 1935 में चल रहा था। 1945 में क्या 1943 में क्या हुआ कि रेडियो डीजे जो थे जिमी सेविल, उन्होंने एक्चुअली ऑटली इंग्लैंड में एक हाउस लोयल ऑर्डर ऑफ एंशियंट शेफर्ड्स नाम की एक जगह है। एक कोई सोसाइटी थी जो कि ऑर्फन्स के लिए और इस तरह के लोगों के लिए काम किया करती थी। तो वहां पर उनका जो फंक्शन रूम था, वहां पर उन्होंने म्यूजिक प्ले किया था। ही प्लेड जैज ओवर देयर एक्चुअली। हाँ, उस समय पे जैज फेमस बहुत था, बहुत ज्यादा जैज चलता था। तो उन्होंने ऑटली इंग्लैंड के इस लोयल ऑर्डर ऑफ एंशियंट शेफर्ड के जो सोसाइटी थी, वहां उनका जो रूम था, फंक्शन रूम था, उसमें इन्होंने प्ले किया था। तो 1943 की ये बात है। यस। और इसी जब वो इन्होंने प्ले करा उसके बाद वो काफी फेमस भी होने लगे। और 1947 में उन्होंने ये क्लेम करा टू बिकम द फर्स्ट डीजे टू यूज
ट्विन टर्न टेबल फॉर कंटिन्यूअस रिकॉर्ड प्लेइंग। मतलब वो पहले उन्होंने ऐसा क्लेम करा कि वो एक पहले ऐसे इंसान है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 2 टर्न टेबल को यूज करके कंटिन्यूअस म्यूजिक रिकॉर्ड प्ले करे। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ कि जैसा आपको पता है कि हमारे जो रिकॉर्ड है, डीजे के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो बेसिकली आपके जो हमारे टर्न टेबल्स होते हैं जिन पे आप डिस्क रखते हो, फिर उसके बाद आप प्ले करते हो। आपने पुराने टाइम में देखे होंगे जो रिकॉर्ड्स प्ले होते हैं वो हमारे टर्न टेबल्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि एक ही टर्न टेबल पे काम होता बिल्कुल था, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ कि वो पहले ऐसे आदमी बने जिन्होंने 2 टर्न टेबल यूज करे। क्योंकि पहले क्या होता था, एक टर्न टेबल पे प्ले करा, फिर थोड़ी देर फिर वापस दोबारा आए, फिर दोबारा प्ले करा, या दूसरा रिकॉर्ड लगाया, रिकॉर्ड तो गैप आता था। गैप आता था। उसमें होता क्या था कि जैसे पार्टी चल रही है तो एक्चुअली होता क्या था, डीजे को एक विनाइल हटा के, अगर फॉर सपोज ट्रैक ही चेंज करना है तो उसे एक विनाइल रिकॉर्ड हटा के दूसरा लगाना पड़ता था, और उस बीच में पार्टी वाज डूइंग नथिंग। यस। तो एक्चुअली में क्या होता था कि जब ट्विन टर्न टेबल्स आए तो एक्चुअली डीजेस के पास इतनी फ्रीडम आ गई कि जब उनके पास एक बज रहा होता था तो उसी टाइम पे वो दूसरा भी लगा देते थे। उसे स्टार्ट नहीं करते थे, जब ये खत्म होता था तब उसे स्टार्ट कर देते। और बल्कि उन्होंने क्लेम यही करा था कि वही सबसे पहले लेके आए। उन्होंने ही मतलब वो फंडा ही वो लेके आए कि उन्होंने 2 टर्न टेबल एक साथ रख दिए और कहा कि मैं अब दोनों में प्ले करके दिखाऊंगा। तो उससे क्या था कि उससे पार्टी में ना किसी तरह का स्टॉपेज नहीं आ रहा था। पार्टी वाज वॉइड्स नहीं आ रहे थे। पार्टी वाज गोइंग वेरी स्मूथिंगली और लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये चीज थी 1947 और इसी चीज के लिए उन्होंने क्लेम करा कि वो पहली बार उन्होंने टर्न टेबल्स को 2 टर्न टेबल्स उन्होंने एट द सेम टाइम यूज कर रहे हैं। अच्छा, 1947 में ही फिर विस्की आ गोगो होटल एक पेरिस में खुला। विस्की आ गोगो एक बहुत बड़ा कमर्शियल डिस्कोटेक, फर्स्ट डिस्कोटेक खुला पेरिस में। तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ा डिस्कोटेक था और कमर्शियल डिस्कोटेक था जो पेरिस में अपने तरीके का एक खुला था। क्योंकि उससे पहले गाइस कोई भी डिस्कोटेक नहीं थे कहीं अराउंड द वर्ल्ड, कहीं भी डिस्कोटेक नहीं थे। अब उसके बाद 1957 जितने भी डिस्क जॉकीज थे उनको मिला, जिसकी वजह से उनका काम और आसान और वो म्यूजिक पे और ज्यादा कंट्रोल ला पाए। दैट इज कॉल्ड, वो क्या इन्वेंशन थी, दैट इज कॉल्ड मिक्सर्स आने लग गए उसके बाद। और मिक्सर आपको पता है गाइस, मिक्सर जो होता है हमारे, बेसिकली अगर हम मिक्सर की बात करें तो अ डीजे मिक्सर इज अ टाइप ऑफ अ ऑडियो मिक्सिंग कंसोल, जो आपने कंसोल देखा होगा, यूज बाय डिस्क जॉकी टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट मल्टीपल म्यूजिक एंड मल्टीपल ऑडियो सिग्नल्स को मैनिपुलेट करा जाता है। मतलब इसका कहने का अगर इसे समझाया जाए तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपने फॉर सपोज रेडियो जॉकीज को भी देखा होगा कि उनके पास कीज होते हैं, तो वो अगर मल्टीपल म्यूजिक नहीं भी चला रहे हैं, तो अगर एक म्यूजिक, अगर उन्हें दूसरा म्यूजिक स्टार्ट करना है और उन्हें ये करना है कि म्यूजिक बंद भी ना हो, तो वो क्या करते थे कि इस मिक्सर के थ्रू में क्या करते थे, एक को बंद करते थे और दूसरे को स्टार्ट कर देते थे, तो वो ट्रांजिशन हो जाता था एक तरीके से। यस, तो ये मिक्सर का काम होता था। मिक्सर का काम होता था और ये एक काम था। इसके अलावा ना और भी बहुत सारी चीज करता था मिक्सर। ये हमने एक एग्जांपल दिया कि ऐसे करके होता है। तो डिस्क जॉकीज को ना बहुत हेल्प होने लग गई थी टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट मल्टीपल ऑडियो सिग्नल्स। मतलब बहुत सारे जो ऑडियो सिग्नल्स आ रहे हैं उनके, मान लो 2 टर्न टेबल यूज कर रहे हैं, तो 2 टर्न टेबल को कंट्रोल करने के लिए उन्हें मिक्सर जो था बहुत अच्छी हेल्प देता था। तो ये इंट्रोड्यूस हो गए थे। आपने देखा भी होगा कंसोल, जब डीजे प्ले करते हैं तो आपने उनके पास एक कंसोल देखा है जिसमें बटन्स रहते हैं और ऊपर नीचे करने का होता है, जो अभी भाई ने एक्सप्लेन करा। तो दैट इज बेसिकली अ मिक्सर, और वही उनका मेन। मिक्सर का एक काम जो होता था वो बेसिकली ट्रांजिशन करना होता था एक म्यूजिक से दूसरे म्यूजिक सूदिंगली। मतलब आप बीच में किसी तरह का ग्लिच ना आए, पता ना चले, बिल्कुल एक हल्के से आपका म्यूजिक बंद भी हो जाए और दूसरा स्टार्ट भी हो जाए और वॉइड भी क्रिएट ना हो। तो फिर मिक्सर्स का यूज बाद में मिक्सिंग के लिए, बीट मिक्सिंग के लिए, सैंपल म्यूजिक के लिए, बहुत सारी चीजों को क्रिएट करने के लिए यूज करा गया। ये अब उसके बाद क्या हुआ कि एट द सेम ईयर, उसी साल में, अब हम अगर अभी तक की ये चीजें यूरोप में चल रही थी जो हमने अभी तक आपको बताई, एंड अब हम अमेरिका की तरफ क्या हुआ कि जो रेडियो डीजेस थे, जितने भी हमारे अमेरिकन रेडियो डीजेस थे, वो प्ले कर रहे थे सॉक हॉप पार्टीज में एंड प्लेटर पार्टीज। एंड उनका क्या था कि उनको एज्यूम करा जाता था एज द रोल ऑफ ह्यूमन जूक बॉक्स। तो इसमें आप देखिए 3 टर्म्स आई हैं, ठीक है। एक आए हमारी प्लेटर पार्टीज, तो सबसे पहले दूसरे ये सॉक हॉप पार्टीज, ये कुछ पार्टीज हुआ करती भाई। तो प्लेटर पार्टी क्या हुई जरा हमारे दर्शकों को बताइए। प्लेटर पार्टी और सॉक हॉप पार्टीज वैसे बेसिकली एक ही उसका वो हुआ करता था। सॉक हॉप पार्टीज के बारे में अगर पहले डिस्कस किया जाए तो सॉक हॉप पार्टीज एक्चुअली जो हुड में, ब्रॉन्क्स के या किंगस्टन जमाइका के हुड में जो पार्टीज हुआ करती थी, उसमें उनके पास बहुत बड़े वेन्यू नहीं हुआ करते थे, तो दे वर थ्रोइंग पार्टीज एट बेसिकली एट द जिम्नेजियम।
तो हुआ क्या करता था, जो जिम्नेजियम के फ्लोर्स हुआ करते थे, देवर हार्ड वुडन फ्लोर्स। तो एक्चुअली वो हार्डवुड फ्लोर्स खराब ना हो लोगों की टैपिंग से या डांस की वजह से, तो लोग क्या करते थे, वहां अपने जूते भारी उतार के सॉक्स में डांस किया करते हाँ, थे। ये अमेरिका में भी हो रहा था, यही अमेरिका में भी, हो रहा होगा, अमेरिका में, हाँ अमेरिका में हो रहा था ये। हो रहा था। तो गाइज इस कारण से इन पार्टीज का नाम सॉक हॉप पार्टीज पड़ा। हॉप मतलब डांस करना एक हाँ, तरीके का, और सॉक्स में वो डांस कर रहे थे तो वो सॉक हॉप पार्टी हो गई, पार्टीज बन गई। इस तरह की आपने एक पार्टी टाइटैनिक में भी देखी होगी, जब वो जो वो हीरो एंड हीरोइन जब हाँ। पार्टी में करते हैं, वो एक तरीके का मतलब आप टाइप का, हाँ, रिलेट कर सकते हैं। इट वाज नॉट अ प्रॉपर हिप हॉप पार्टी, पर एक मतलब तरीके का मतलब ये था सॉक कि हॉप मैं पार्टी सॉक हॉप पार्टी थी, क्योंकि उसमें भी सॉक्स में डांस कर रहे हो। एक्चुअली वही भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अमेरिका में क्या हो रहा है, जब वो पार्टीज होती तो अब वो वुडन होते तो खराब ना हो, तो वो सॉक हॉप यूज करते थे। और इसी के साथ प्लेटर पार्टी जो आती थी वो ये होती थी कि आपका साथ में फूडिंग्स भी रहती थी, आप फूड भी डिस्ट्रीब्यूट करा जाता था। तो वो एक तरह से प्लेटर्स बनाए दिए जाते थे, फूड आपका सर्व हो रहा है, बीच में पार्टी भी चल रही है ये। तो इस तरह की पार्टीज को हम वो बोलते थे। अब जो जूक बॉक्स आता, जूक बॉक्स हमारा बेसिकली क्या होता था, कोई भी जैसे आपका जो ये एलिमेंट्स चल रहे हैं, जिस समय डीजे प्ले कर रहा है, प्ले करते टाइम पे एक सेक्शन आता था जहाँ पे ड्रमर पूरा अपना प्ले दे रहा है, तो वो एज अ म्यूजिक क्रिएटर बन गया, वो वहां पे म्यूजिक जनरेट कर रहा है, ह्यूमन। हाँ, और मतलब ये कह सकते हैं तो कि जूक वो बॉक्स जैसे लाइव ऑर्केस्ट्रा पे किया जाता है, तो वहां पर उसको सिर्फ इसलिए रखा जाता था कि वो लाइव ड्रम प्ले करेंगे, यस। और वो उस समय पे जूक बॉक्स खिलाते थे, इसीलिए उनको जो कहा जाता था ऑफ ह्यूमन जूक बॉक्स, इसलिए कहते थे, राइट। तो ये हमारे जो 3 टर्म्स थे कि प्लेटर पार्टी, सॉक ऑफ पार्टीज एंड जूक बॉक्स, ये 3 चीजें हुआ करती थी उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, देखिए इन लेट 1950s में a new form of public entertainment was developed। एक न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट डेवलप होने लग गया आपके गेटोज में। गेटोज कहाँ के? किंगस्टन, जमाइका के। जमाइका, अब हम अमेरिका से हम जमाइका आ चुके हैं। और जमाइका में एक्चुअली हुआ क्या करता था कि यहाँ पर ना बिग पार्टीज हुआ करती थी, प्रमोटर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये एक्चुअली इन बिग पार्टीज को प्रमोट करके जो यहाँ से ऑडियंस आती थी या जो एडमिशन आता था टिकट्स के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू और खाने के थ्रू, जो खाने लोग खरीदते थे पार्टीज में, उसके थ्रू ये बहुत पैसा कमाया करते थे। तो एक्चुअली में ना यहाँ पर नाम थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया था कि प्रमोटर्स को डीजे कहा जाता था और डीजेस को सेलेक्टर कहा जाता था। और फिर एक टर्म और यूज किया गया था, टोस्टिंग। टोस्टिंग का एक तरीके का रैप ही समझ लीजिए, जो डेफिनेशन है वो बोस्टफुल रिदमिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, ठीक है। मतलब लोग अपनी ही तारीफ स्टाइल का किया करते थे, बोस्टिंग किया करते थे उसमें, तो रिदमिक बोस्टिंग किया करते थे। तो इस तरह की पार्टीज आपकी किंगस्टन जमाइका में उस टाइम पे बहुत फेमस हो रही थी 50s में। और फेमस होने का कारण ये भी था कि जितने भी डीजेस आपके आते थे ना, उनके बीच में ऐसा कंपटीशन होता था कि कौन फेमस और किसके पास कितने अच्छे ट्रैक्स हैं, कितने फेमस ट्रैक्स हैं, और कौन कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस वहां पे दे रहा है, कौन ज्यादा प्ले कर रहा है खतरनाक तरीके से। यही था, देखिए डिफरेंस बस यही था कि वहां पे क्या हो रहा था कि जो पार्टीज अरेंज कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, है ना, वो आपके जो प्रमोटर जिन्हें कहना चाहिए वो डीजेस कहा जा रहा था उन्हें। और डीजेस को सेलेक्टर इसलिए करा गया क्योंकि म्यूजिक सेलेक्ट करके प्ले वो कर रहे थे। तो इसलिए वहां पे थोड़े से टर्म्स में डिफरेंस था कि डीजे वहां पे सेलेक्टर्स कहलाए जाते थे और प्रमोटर्स वहां पे डीजे कहलाए जाते थे। बस ये डिफरेंस, ये थोड़ा सा डिफरेंस था। तो इसी वजह से फिर धीरे धीरे आगे वहां पे बहुत ग्रो हुई चीजें जमैका में। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हिप हॉप का, मैं आपको बता दूं, एक हिप हॉप की शुरुआत का वो यहीं से वो बीज डला है वो, राइट? यहीं से डला है, क्योंकि जिसने शुरुआत करी वो यहीं से थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब आगे आपको बताएंगे। तो इस तरह से ही क्या होता था कि जो हमारे जितने भी जमैका में जो ये प्रमोटर्स थे, जो अपने को डीजे कहते थे, वहां पे इन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था और दे आर अर्निंग वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई ये पार्टीज, गेटोज की जो ये पार्टी थी जमैका किंगस्टन्स में, बढ़ती जा रही थी और इसमें डीजे प्ले हो रहा था बहुत अच्छा। अब 1953 में क्या हुआ कि रजीन प्ले ट्विन टर्नटेबल्स। रजीन एक डीजे थे और इन्होंने जो विस्की गोगो, जो जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी, 1947 में पेरिस में खुला था, उसमें इन्होंने पहली बार ट्विन टर्नटेबल्स का यूज किया इस विस्की गोगो होटल में। तो हाँ यस, तो पहली बार इन्होंने टर्न टेबल्स का यूज किया, ट्विन टर्न टेबल। तो ये यूरोप में पहली बार 2 टर्न टेबल्स आपके यूज हो गए, राइट? एंड 1955 में क्या हुआ, सेम
यही बॉब कैसी करके एक बहुत वेल नोन डीजे थे, दैट इज अ सॉक हॉप डीजे थे वो। सॉक हॉप डीजे हम आपको बता ही चुके हैं गाइस, जो पार्टियां थी उन्हीं के सॉक हॉप डीजे थे, जिन्होंने क्या करा, अमेरिका में 2 टर्न टेबल सिस्टम वो लेके आए यूएस में। पहली बार 1955 में 2 टर्न टेबल यूज हुए डीजेइंग में। अब चलिए ये बात हम आपको थोड़ा बाद में बताएंगे। तो अब इसी दौरान 1958 में क्या हुआ कि यूरोप में रेडियो लग्जमबर्ग में डीजे जिमी सेविल, जिनका अभी हमने नाम लिया था ऊपर, वो रेडियो डीजे बन चुके थे 1958 में। उन्होंने रेडियो लग्जमबर्ग ज्वाइन कर लिया था। हाँ, और गाइस आपको याद दिला दूं, ये वही पर्सन है जिन्होंने वो करा था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्विन टर्नटेबल्स को वो करा, ऐसा उन्होंने मतलब क्लेम करा था उस टाइम पे, राइट। सो ये चीज उन्होंने बताई थी। अब क्या हुआ देखिए, अब 1960 का दौर आ गया, और हुआ क्या कि जो नाइट क्लब्स और डिस्कोस जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मतलब ग्रो होते गए धीरे धीरे बहुत अच्छे ग्रोथ उनकी आती गई 1960 में। मतलब वो एट अ पीक पे चले, अपने बिल्कुल पीक पे आ गए थे। और इसी टाइम पे एक बहुत क्लासिफाइड और एक बहुत बढ़िया मिक्सर मार्केट में उतारा गया, जिसका नाम था रूडी बोजैक्स क्लासिक CMA-10 2DL मिक्सर। तो भाई अब आप इस मिक्सर के बारे में गाइस, ये मिक्सर अगर आप कहेंगे तो उस टाइम से ये आपका कब 60s में ये डेवलप हुआ था, और इसी मॉडल का जो मिक्सर है वो अभी तक भी डीजेस यूज कर रहे हैं। उनमें थोड़ा सा ट्विक किया गया होगा या थोड़ा सा एडवांसमेंट यूज किया गया होगा, पर वो डीजे 60s से वो मिक्सर जो है, जो इक्विपमेंट है डीजे का, वो अभी तक भी आज तक यूज हो रहा है। उसमें चाहे डेवलपमेंट्स हो गई होंगी, बट आज तक ये यूज हो रहा है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट जब आया, ये वाला मिक्सर जब भाई आया, तो उस समय पे इसने मतलब क्रांति ले आया था ये पूरी, क्योंकि इसने डीजेस का काम और आसान कर दिया था एज कम्पेयर टू अदर मिक्सर्स जो इससे पहले मार्केट में थे, राइट। अब 1964 की अगर बात करें तो गाइस, 1964 में मैक्सिको में एक अलग ही खेल चल रहा था। वहाँ के जो मैक्सिकन बॉर्न ऑगस्टीन मार्टिनेज थे, उन्होंने एक्चुअली टकीला गोगो उसमें काम किया करते थे। ही वॉज अ रेजिडेंट ऑफ दैट। और ये जो टकीला गोगो नाइट क्लब हुआ करता था, ये एकापुल्को में एक जगह है मैक्सिको में, वहाँ हुआ करता था। ये एक्चुअली पोर्ट, जो सी पोर्ट होते हैं जहाँ पर, वैसी जगह है। यहाँ पर सीज शिप आते हैं और इस तरह की जगह है ये। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि यही वो इंसान थे जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने क्लब डीजेइंग में सबसे पहली मतलब हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि आपका 30 इयर्स बाद, जब से डीजेइंग प्ले हो रही थी, आफ्टर 30 to 34 इयर्स बाद पहली बार किसी ने लाइव ट्रैक्स को मिक्स कराओ और एडिट करा। मतलब अब म्यूजिक क्रिएट होना स्टार्ट लग गया डीजे विद द हेल्प ऑफ लाइव। मतलब पुराने रिकॉर्ड्स को तो प्ले करा जा रहा था, पर उन्होंने क्या करा, उन रिकॉर्ड को फ्यूज करके और उनको मिक्स ट्रैक्स करे उसमें और एडिट करा लाइव ऑडियंस के सामने। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ 1964 में बाय अ मैक्सिकन बॉर्न डीजे, दैट इज ऑगस्टीन मार्टिनेज, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्यू इयर्स लेटर न्यू क्लब वाज फाउंडेड इन एकापुल्को। मतलब इसी जगह पे एक नया क्लब फाउंड किया गया, दूसरा क्लब बना, जिसका नाम था आर्मांडो ली क्लब। तो ये इस तरीके से फिर 1968 आया आपका। तो 1968 में क्या हो रहा था कि यूएस और यूरोप में क्या हुआ कि जो क्लब्स थे और जो डिस्कोथेक्स थे, उनका डिक्लाइन आना शुरू हो गया था। और पहले तो कई लोग बैंकरप्ट हो गए, डिस्कोस रहे नहीं, और जो थे भी वहां पर लाइव रॉक बैंड परफॉर्मेंस होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे रॉक बैंड बहुत आए थे। गाइस एक और चीज मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा हो हिस्ट्री ऑफ हिप हॉप में, उसमें हमने बताया था कि जब ब्रॉन्क्स में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले बहुत ज्यादा एक इन्फ्लेमेशन और वो सारी चीजें आई थी, जिसकी वजह से सारा मार्केट गिरा था। तो यूरोप और अमेरिका में उस चीज का इफेक्ट आया था। इसका मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हुआ भी होगा कि उसका इफेक्ट फिर डीजेइंग पे भी गया, मतलब आपके क्लब्स पे भी आया होगा। और इसी वजह से इसी एरा में क्या हुआ कि आपका जो डिस्कोथेक्स थे, उनमें ना डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया। और उसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो क्लब्स थे ना, उसमें अब डीजेस प्ले नहीं करते थे, अब लाइव बैंड मतलब हमारे जो गिटारिस्ट हैं, जो आपका रॉक बैंड्स, क्योंकि
8 एंड 69 के बाद से जो आपके रॉक बैंड्स थे वो बहुत फेमस उठने लग गए थे बहुत उससे पहले भी होते थे, पर उसके बाद ना वो अपनी पीक पकड़ना स्टार्ट कर चुके थे। उस समय फिर 60s में तुम्हारे 68 में मतलब इस टाइम पे ना तुम्हारा रॉक मेटल और इस तरह का आना शुरू हो गया था। उससे पहले इतने हार्डकोर रॉक नहीं यूज किया जाता था। उसके बाद तो गिटारिस्ट, बेस गिटारिस्ट, ड्रमर्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आनी शुरू हो गई थी, तो उससे ना रॉक एक नए लेवल पे पहुंच गया था, लोगों का एक कल्ट बन गया था, रॉक फॉलोइंग हो गया था। बिल्कुल। और अब यही मेरे ख्याल से भाई दो रीजन बने, एक तो जो इन्फ्लेमेशन आया और आपकी इकोनॉमी गिरी, इन्फ्लेशन आया, उसके बाद जो आपकी जो इकोनॉमी डाउन गई अमेरिका में भी और यूरोप में भी, उसकी वजह से प्रॉब्लम। और सेकेंडली क्या हुआ, जो आपका कहीं ना कहीं जो रॉक बैंड्स का उठना स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल। अब 1969 में सॉरी, जो अमेरिकन क्लब डीजे थे फ्रांसिस ग्रासो, इन्होंने ये दो कंसेप्ट लेके आए। एक तो इन्होंने बीट मैचिंग का कंसेप्ट लेके आए और एक स्लिप क्यूइंग का कंसेप्ट लेके आए। तो अगर मैं बीट मैचिंग के बारे में थोड़ा सा बात करूं, तो बीट मैचिंग जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिक्सर में क्या किया जाता है कि एक का ट्रांजिशन हल्के से कम करके दूसरे को बढ़ाया जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता था, ये दो म्यूजिक एक साथ प्ले किया करते थे और बीच में किसी तरह का ग्लिच ना आए तो ये ट्रांजिशन किया करते थे, उसे बीट मैचिंग ये बुलाया करते थे। एक को धीरे से फेड करते हुए दूसरे को अप किया जाता था म्यूजिक। मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि म्यूजिक का ट्रांजिशन फ्रॉम वन म्यूजिक टू अनदर म्यूजिक इन अ वेरी स्मूथ वे, जिससे आपका एक म्यूजिक हल्के हल्के डाउन होता जाए और एक म्यूजिक हल्के हल्के बढ़ता जाए। तो म्यूजिक के बीच में ना वॉइड नहीं आएगा, कहीं पे रुकेगा नहीं म्यूजिक। जैसे एक बार तो ये क्या रहा, दो म्यूजिक आपके फेडिंग और अप, इन एंड आउट एक तरह। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो म्यूजिक का ट्रांजैक्शन ऊपर कर रहे थे, एक ऊपर करा दूसरा नीचे करा, तो उससे क्या हो रहा था कि भाई कहीं ना कहीं वो जो एक म्यूजिक फेड इन हो रहा था और एक म्यूजिक फेड आउट हो रहा था ना, तो वो बहुत सही वो दे रहा था। वो ना एक्चुअली क्या हो रहा था कि जैसे कई बार क्या होता है, बीट ड्रॉप होती है, किसी की बीट अप हो रही होती है किसी ट्रैक्स में ना, या। तो क्या होता है कि जैसे ही बीट ड्रॉप हुई, ये वाला ट्रैक नीचे किया और ये वाला ट्रैक ऊपर किया एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। आपने आरजेस को करते हुए देखा होगा, जब वो म्यूजिक कई बार आप एफएम सुनते होंगे या कुछ सुनते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक म्यूजिक ट्रांजिशन होते होते गायब हो गया और दूसरा उसके साथ स्टार्ट हो गया। बीट्स चलती रहती हैं और सिमिलर बीट्स होती हैं उसमें, सिमिलर टाइप बीट्स, वो टेम्पो को जो मैच करे, एक दूसरे के टेम्पो को मैच करते हैं, और वो आपका बीट मैचिंग कहलाता है। बीट मैचिंग कहलाता है। और इससे फायदा क्या होता था, मेजरली क्या होता था कि आपका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वन म्यूजिक टू अनदर म्यूजिक, वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत स्मूथ हो गया था। और इस वजह से इस टर्म को कहा गया बीट मैचिंग। अब इसके बाद सेकंड टर्म निकल के आई जिसका नाम था स्लिप क्यूइंग। तो स्लिप क्यूइंग में फिर स्लिप क्यूइंग में गाइस क्या हुआ करता था कि स्लिप क्यूइंग में आपका जैसे विनाइल रिकॉर्ड है, वो उसको क्या करते थे डीजेस, उसको होल्ड करके रख लेते थे और नीचे जो टर्न टेबल होता था वो आपका मूव करता रहता था। अब क्या होता था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जहां पर उन्हें लगता था यार ये बीट या ये सैंपल बहुत अच्छा चल रहा है, उस पे क्या करते थे, वो वहां पर उसको होल्ड करके और एक पर्टिकुलर टाइम पे जहां पर उन्हें चाहिए होता था वहां पर उसे छोड़ देते थे। तो उससे क्या होता था कि वो म्यूजिक बजता था और पार्टीज में एक अलग तरीके का वो आता था, मतलब एक एनर्जी आती थी। और होता क्या था एक्चुअली, होता क्या था कि उसको रिलीज करते थे एक ऐसे डिजायर मोमेंट में ना कि एक सडन ट्रांजैक्शन निकल के आती थी। और जो सडन ट्रांजैक्शन होता था ना, उसकी वजह से ना एक हाइप भी बनती थी। और ये चीज का ना मतलब क्या होता है कि बहुत सही तरीके से इफेक्ट देखा उन्होंने, देखा और बहुत बढ़िया। तो उन्होंने क्या करने लगे, वो स्लिप क्यूइंग का मतलब क्या हो दोस्तों, देखो क्यू लाइन में लगाना और स्लिप मतलब क्योंकि नीचे आपका जो टर्न टेबल है वो तो चल ही रहा है और ऊपर आपने विनाइल रिकॉर्ड को रोक दिया और उतना पार्ट स्लिप हो गया। जैसे फॉर सपोज 0 to 30 सेकंड में उन्हें पता है कि इस बीच में कुछ खास नहीं है, तो उतना वो स्लिप करा देते थे इतना, और उसके बाद वो छोड़ देते थे डिजायर्ड मोमेंट पे जहां से कोई पर्टिकुलर बीट या कोई सैंपल म्यूजिक स्टार्ट होने वाला, वहां पर उसे छोड़ देते थे, तो वो बजना शुरू हो जाता था। जो मतलब क्योंकि उस समय क्या होता था, जितने भी आपके जैज ब्लूज जो भी बजता था, उन्हें पता होता था कि यार हमारे इस रिकॉर्ड में या हमारे इस उसमें ये चीज बहुत अच्छी है और इस पे लोग ना बहुत खुश होते हैं, मजा आता है, एंजॉय करते हैं। तो उस चीज को फिर वो बार बार वो कर देते थे और इसीलिए वो आपकी स्लिप क्यूइंग का फंडा वहां से जनरेट हो। तो ये बेसिकली दो मेजर टर्म्स थी जो वहां पे आ गई। और ये जो दो बेसिक टर्म्स थी, डीजे फ्रांसिस ग्रासो ने ये कॉइन करी थी और ये 1969 में।
तो गाइज ये तो मतलब एक तरीके से देखा जाए 60s की हमने हिस्ट्री बताई है अभी। इससे और पहले इससे इससे पहले वो हिस्ट्री, और गाइस ये हमारी जो थी ना वो कहीं ना कहीं प्री हिप हॉप हिस्ट्री, अभी तक हिप बिल्कुल। हॉप नहीं आया है, अभी हाँ तक हिप हॉप का ओरिजिनेशन भी नहीं हुआ है, हिप हॉप कल्चर अभी मतलब बॉर्न ही नहीं हुआ है, ये उससे पहले की है। तो इससे हमने ये पार्ट इसीलिए उठाया क्योंकि डीजेइंग पे काम उससे पहले भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है। जब हमने इसके बारे में रिसर्च करा तो हमें भी ये चीज पता चली, और हमें थोड़ा पता भी था कि डीजेइंग ना बहुत पहले से ही हो रही थी, आपके 30s से हो रही थी। तो मतलब हिप हॉप के ओरिजिनेट होने से पहले 30 to 34 years तक डीजेइंग का एक अलग डीजे एरा चला है, अलग एरा चला। अलग और एरा चला। बस बिल्कुल। ये बात भी हमें जरूर बतानी चाहिए भैया कि कहीं ना कहीं पर इसमें बस ये था कि म्यूजिक नहीं ज्यादा, हाँ म्यूजिक म्यूजिक क्रिएट नहीं हो क्रिएट रहा नहीं था हो रहा था। मेजरली। एक ही जगह पे शायद उन्होंने वो लाइव वो करा था, लाइव वो हाँ। पहली बार हुआ था। उसके अलावा मतलब सिर्फ जो फेमस रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, जो फेमस रिकॉर्ड थे वो डीजेस प्ले करते थे, और डीजेस के बीच में भी एक वो रहता था कि कौन कितना फेमस, किसके पास कितने कितना ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, फेमस रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स और हैं, ये एक चीज बहुत मैटर करती थी उस समय पे। 30s प्री हिप हॉप एक्चुअली उस तरीके के डीजेस हुआ करते थे जैसे आजकल आरजेस हुआ करते हैं। दे RJs, बेसिकली आर नॉट मिक्सिंग, वो सिर्फ अपनी ऑडियंस, रेडियो ऑडियंस को दैट्स व्हाई गाने गाने सुनाते सुनाते हैं। हैं तो वो। उस टाइम पे एक्चुअली यही हो रहा था। जो रियल क्रिएटिविटी आई डीजेइंग में वो पोस्ट हिप हॉप आई, जब आई हिप हॉप स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट हुआ, मतलब उसके उसमें बाद क्रिएट करना, जो बेसिकली म्यूजिक क्रिएट करना और लाइव क्रिएट करना बिल्कुल। और मिक्सिंग करना, वो सब स्टार्ट हुई। तो वो गाइस ये जो पार्ट है ये अब आपको बताएंगे अपने हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होगा पोस्ट हिप हॉप हिस्ट्री के बारे में, डीजेइंग की, कि जब हिप हॉप आया और एलिमेंट बना हिप हॉप का, जो फर्स्ट एलिमेंट बना डीजेइंग, तो उसके बाद डीजेइंग में क्या क्या एवोल्यूशन आए और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आई, और कैसे कैसे जमाइका के गेटोज से ये Yes. जो कि मतलब कैसे ये ब्रॉन्क्स तक पहुंचा, हम इसकी आपको हिस्ट्री सेकंड एपिसोड में बताएंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल्कुल गाइस, सारे पाइनियर्स हमारे जो बेसिकली हिप बिल्कुल। हॉप के पाइनियर्स जिन्हें हम मानते हैं वो लोग आएंगे। और इससे पहले हमने प्री में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम बिल्कुल। बताए जिन्होंने डीजेइंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, कहीं ना कहीं सबका कंट्रीब्यूशन है। और अब वो पाइनियर्स आएंगे जो हिप हॉप से ओरिजिनेट हुए, जो हिप बिल्कुल। हॉप की, जब डीजेइंग एलिमेंट बना हिप हॉप का तो उस समय ओरिजिनेट हुए। तो गाइस हम होप करते हैं कि हमारा ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और बिल्कुल। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि अपना पूरा रिसर्च वर्क हमने यूज करा है कि हम आपको जितना हो सके, जब से डीजेइंग स्टार्ट हुई है और कैसे कैसे ये इवॉल्व होते गई, हमने कोशिश करी हम आपको एयर वाइज पूरा एक्सप्लेन करते जाएं। होप आपको मजा आया है भाई। और गाइज एक बात और मैं कहना चाहूंगा गाइज कि हमने पिछला जो पॉडकास्ट डाला था हिप हॉप फैक्ट्स के बारे में, नॉलेज के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वो हमने नवंबर में डाला था। और गाइज हमें काफी लेट हो गया, हम जानते हैं, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। Yes. और हम कोशिश करेंगे आगे कि से आप रेगुलर, आपको कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि यार, आगे हमने एलिमेंट्स में बात हाँ, करनी है हिप हॉप के। और उस टाइम पे गाइस हम बताएं तो हम लोग जस्ट स्टार्ट ही हुए थे। बिल्कुल। अब हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया और हमने अपनी चीजों को मैनेज करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। सो अब हम आपसे पूरी तरह वादा करते हैं कि आप बहुत रेगुलरली आपको ये वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यार हिप हॉप को ना एज अ कल्चर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग शायद हिप हॉप के बारे में नहीं जानते वो जाने, क्योंकि यार कोई भी रैप ना ऐसे ही सुनना स्टार्ट नहीं करेगा जब तक वो उस चीज से कनेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। और कनेक्ट करने के लिए ना हिस्ट्री को जानना हिस्ट्री को बहुत जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत कहाँ जरूरी से होता है। चाहे वो origin आया, रैपिंग कहाँ हो, से- डीजेइंग हो, कोई भी एलिमेंट आप उठा लो यार, उससे कनेक्ट आदमी तभी करेगा जब वो उसकी हिस्ट्री जानेगा। और जब उसको हिस्ट्री पता चलेगी ना यार, तो अपने आप वो हम उन लोगों को भी हिप हॉप से जोड़ पाएंगे जो कहीं ना कहीं अभी हिप हॉप लिसनर्स नहीं है, राइट। सो ये हमारा मोटिव है और हमने पूरी कोशिश करी है ना, आगे भी हम कोशिश करते जाएंगे कि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस हम और रेगुलर इंटरवल में लाएं, और बिल्कुल एक अच्छे अच्छे टाइम में। जैसे आपको हमारी रिएक्शन वीडियो हर दिन मिलती है, हम कोशिश कर रहे हैं हर वीक में एक वीडियो तो हमारी नॉलेजेबल वीडियोस क्योंकि आए। गाइस हाँ, अभी हमारे पास इतनी बड़ी टीम है नहीं, हमारी 2 ही बंदे हैं। हम ही रिसर्च करते हैं, हम ही एडिट करते हैं, हम ही शूट करते हैं। तो रिसर्च में ना थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको बहुत ज्यादा मगअप करना पड़ता है, काफी चीजें क्रंच करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है काफी चीजें, तब जाके एक आप स्क्रिप्ट बनाते हो, आप तब उस हिसाब से बोलते हो। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाए। बिल्कुल भाई। तो गाइज हम होप करते हैं आपको हमारा रिएक्शन और हमारा छोटा सा मैसेज दोनों ही काफी पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए गाइज तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स को यूज करें और बताएं। और आपको हमारे इस एपिसोड से कोई भी नॉलेजेबल बात पता चली, वैसे तो सारी नॉलेज ही है इसमें, सो कोई भी चीज आपको अच्छी लगी हो या आपको नहीं पता थी वो आपको पता चली, या आपको डीजेइंग के बारे में,
हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इससे बहुत सारी नॉलेज मिली। तो जैसा भी आपको लगा गाइस, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स को यूज करिए और हमें बताइएगा जरूर, ठीक है गाइस। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें और इंप्रूव करने का एक पार्ट और सजेशन भी जरूर बताइए गाइस, राइट। हमारे कमेंट बॉक्स को यूज करिएगा गाइस। सो गाइस फाइनली अब हम वीडियो के समापन की तरफ आ चुके हैं। मैं और भाई दोनों हम उम्मीद करते हैं जुयाल ब्रदर्स कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम दोबारा वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश और नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ और बहुत सारी नई जानकारी के साथ। एंड स्टे ट्यून, क्योंकि इस एपिसोड का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। सो स्टे ट्यून विद अस। सो गाइस, वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।